Audio Jungle. Audio Jungle. जी नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज मेरे साथ विनीश वर्मानी जी जुड़ रहे हैं, अंबाला से हैं एंड बीजेपी के मतलब क्या बोलेंगे, काफी महामंत्री। कर्मठ सदस्य है। नमस्कार विनीश जी। नमस्कार। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताइए मेरे व्यूअर्स को कि आपका बैकग्राउंड, आप क्या क्या करते हैं, प्लीज। मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भाजपा ने मुझे सम्मान देते हुए अंबाला विधानसभा में मंडल 2 में महामंत्री का पद दिया है। और इसके अलावा जो कि मेरे पास सबसे प्रमुख पद है वो है कि मैं अपने बूथ नंबर 86 में पन्ना प्रमुख हूँ। ये सबसे प्रमुख जो पद है, जो कि आदरणीय अमित शाह जी, मोदी जी, सबके पास ये पद है। और ये जो पन्ना प्रमुख है, सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट रहता है हमारे भाजपा में। तो भाजपा के साथ साथ मैं संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ और स्वदेशी जागरण मंच में सह जिला संयोजक हूँ। इसके अलावा मैं हिंदी प्रचार प्रसार समिति में सचिव हूँ और संघ की ही एक और शाखा है विश्व हिंदू परिषद, उसमें मैं जिला सह मंत्री। ओके। तो मुझे आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना है, चुनाव में आप तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो यूपी का एक थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या लगता है यूपी में कितने सीट्स आएंगे, कुछ एक रफ गेसिंग, या फिर आप गेस नहीं करना चाहते? मैं गेस नहीं करना चाहूंगा। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि 2017 में भाजपा का जो वोट प्रतिशत था वो था 39.5%। और आप जो कि हमारे साथ अनुप्रिया पटेल जी अपने माताजी के साथ तब जुड़ी थी, तो उनका वोट शेयर था 1.5%। तो कुल हमें 41% यानी कि 41% वोट्स मिले थे। 2019 में ये प्रथम बार हुआ कि एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में भाजपा का वोट शेयर एक बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा और हमारा वोट शेयर वहां पे 50% हो गया था। और अभी के जितने भी सर्वे आए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हर न्यूज चैनल ये बोल रहा है कि भाजपा का वोट प्रतिशत 47% से लेके 53% के बीच में रहे। परंतु वो सीट पे बोलते हैं कि नहीं, सीट 240 से 250 के बीच में भाजपा को वो बोलते हैं। यहाँ पे ये एक कभी भी, पहली बात तो मीडिया कभी भी भाजपा फ्रेंडली नहीं हुआ। वो तो पता है भाजपा को हमको। जब सीट देने का चांस आता है या बारी आती है तो वो या तो देखिए, जैसे बंगाल में भी था, तो बंगाल में भी वो तो बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे हो रहा है, उससे सब उलट हो जाता है। तो ये एक तरह से इस बार इतना वोट प्रतिशत होके भी अगर हमें सीट कम मिल रही है, उसका सबसे पहला कारण ये है कि बहुत सारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो कंसोलिडेट हो रही है, जो कि अखिलेश यादव जी के फेवर में समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से जानते हैं कि उनको कौन कौन से वर्ग या विशेष समुदाय के लोग उनके साथ जुड़ने वाले हैं। परंतु फिर भी मैं एक बात फिर दोबारा अपनी पहली बात पे आता हूँ कि 47 से लेके 53% का अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं तो भाजपा अपनी सीट क्यों बढ़ा नहीं पा रही। देखिए, इसका तो आपको जब समय आने पे 10 मार्च 2022 को जवाब मिलेगा और आएंगे तो योगी जी महाराज। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए जैसे बंगाल का अगर हम देखेंगे, बंगाल में क्या हुआ था कि सीपीएम, कांग्रेस और बाकी के जो पार्टीज थे, उन्होंने एक काइंड ऑफ सामने तो नहीं, लोगों के सामने नहीं, मगर एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कांग्रेस ने प्रचार भी नहीं किया था, सीपीएम ने भी उतना प्रचार नहीं किया था, तो वॉकओवर दे दिया था। और वॉकओवर होने के बाद वजह से एकदम क्या हुआ, आमने सामने आ गए, बीजेपी एक साइड एंड ये बाकी लोगों का कोई मीनिंग ही नहीं था, टीएमसी एक साइड।
क्या यूपी में भी यही हो रहा है क्या? यूपी में बिल्कुल यही हो रहा है। अगर आप देखेंगे कांग्रेस के, अगर आप प्रत्याशी की तरफ ध्यान दें तो कांग्रेस किस तरह के प्रत्याशियों को लेके आ रही है। उन्नाव में उन्होंने जिन हमारी बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, रेप जैसा, उनकी माताजी को जाके जब टिकट दी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें योगी सरकार में बहुत अच्छे से न्याय मिल रहा है, हमें आपकी टिकट की जरूरत नहीं है। हस्तिनापुर में मैं उनके ऊपर ज्यादा वक्तव्य नहीं करूंगा क्योंकि हमें एक महिला सम्मान सर्वप्रथम हमें संघ में परिवार से हमें दिया जाता है, परंतु हस्तिनापुर में जिनको टिकट दिया है और हस्तिनापुर जिस प्रकार से हमारी हिंदू सभ्यता से जुड़ा हुआ है, क्या वहां पे इस प्रकार से किसी प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए? ये भी बिल्कुल गलत है। अब उसके बाद बसपा पे आ जाए तो बसपा अगर आप देखें तो डिजिटल प्रचार में बहुत पीछे है। मायावती जी सिर्फ ट्विटर पर थोड़ा सा सिमट के रह गई है, उसके अलावा उनका कुछ भी अगर हम देखें तो ज्यादा नहीं। तो एक तरफ से मैंने ये जो बात कही कि जो बाकी जो वोट है कंसोलिडेट हो रहा है, तो मैं उसमें बिल्कुल गलत नहीं हूँ। विपक्ष वॉकओवर देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि विपक्ष ये जानता है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध उन 80% लोग में है जो कि सिर्फ योगी जी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं, हिंदूवादी लोग हैं, वो लोग हैं जो कि प्रगति में विश्वास रखते हैं, जो कि प्रदेश में आज दंगा मुक्त प्रदेश चाहते हैं, जो महिलाओं का सम्मान चाहते हैं। जी, ये वो लोग हैं। तो मतलब ये बाकी वो 20% लोग पहले भी हमारे साथ नहीं थे, वो आज भी हमारे साथ नहीं। तो इन लोगों को सीधे सीधे बोल दे वोट कटुए हैं, वोट काटने के लिए आ रहे। बिल्कुल है, बिल्कुल मैं बोलूंगा कि वो वोट काटने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। और इसमें एक हैदराबाद से आते हैं जो कि जिनके के अगर मैं बोलूं वो बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, और आते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, हमें ये तो बताइए कि इससे अच्छा क्या देंगे? क्या योगी जी ने जब 25 लाख मकान बांटे तो क्या किसी से पूछा में अनाज दिया? तो क्या किसी से पूछा कि आप कौन से धर्म या समुदाय से या जाति से आते हैं? बिल्कुल। क्या जब हाईवे बनाए गए तो क्या जब हाईवे बनाए गए क्या तब उनसे पूछा गया कि भैया आप मुसलमान हो, हम आपको इस हाईवे पे नहीं चलने देंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये तो सही जो पहले दंगा होता था, उन लोगों को तकलीफ दिया गया। मैंने यूपी के बहुत सारे लोगों से बातचीत की है और उन्होंने भी यही बात बोली। अभी मैं एक चीज थोड़ा सा आपको पंजाब के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंजाब में पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको क्या लग रहा है, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? देखिए, पंजाब में मैं फिर वही बोलूंगा कि मीडिया बीजेपी फ्रेंडली नहीं है, बीजेपी के साथ कभी भी मित्रता अच्छे से नहीं निभाई है। उसमें क्या हुआ है नहीं भरती ना जी, बीजेपी, हाँ, बीजेपी के साथ जिसे बोलते हैं कि गोदी मीडिया बीजेपी के साथ नहीं आती है। मैं मीडिया के अपने मित्रों को ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं मीडिया के अंदर और मीडिया हाउसेस कुछ ऐसे हैं जो कि ये शब्द का पे मैं बोलूंगा कि बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि एप्ट उतरते हैं और उनको वो जो ओहदा है मिलना चाहिए। कुछ लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो सबको पता और है। पंजाब में लोगों ने बोला कि बीजेपी को 3 या 4 सीट आएंगी, तो मैं बोलता हूँ बीजेपी सबसे पहले तो वहां पे डबल फिगर्स में होगी। और मैं आज का जो कल भगवंत मान जी को आपके द्वारा मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में घोषित किया गया है, वो पंजाब में 3 हिस्सों में बटा हुआ है, मालवा, दोआबा और माझा। वो मालवा से आते हैं, मालवा में सबसे अधिक सीटें हैं और वहां पे अकाली दल भी हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी खुद भी बैठे हैं।
और वहां पे इन 3 लोगों की आपस में, एक तरह से मैं बोलूंगा, 3 महारथी आपस में द्वंद्व करेंगे और बीजेपी डबल डिजिट में सीट पंजाब में लेके आएगी। निश्चिंत रहिए, बीजेपी की परफॉर्मेंस बंगाल की तरह पंजाब में बहुत अच्छी रहेगी। और मैं आज बहुत बड़ी घोषणा नहीं करता हूं, ना ही कुछ इसके ऊपर वक्तव्य दूंगा, परंतु मैं आने वाले समय में, और ये हो सकता है कि इसी चुनाव में हो, कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में भी पंजाब में आ सकती है। अच्छा, तो एक क्योंकि बात बताइए, 5 जनवरी के बाद जो हुआ, उसके बाद जो बहुत सी दबी हुई आवाजें थी, वो सब उठकर उन लोगों ने बोला कि ये पंजाब की आत्मा पर हमला हुआ है। वो सब उठकर आए हैं और आज खुलकर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी में आपने देखा होगा कि कई बड़े सिख नेता आज भी भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। और कल आपने देखा होगा कि कनाडा से रिपुदमन सिंह मलिक ने एक प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कि उन्होंने ये लिखा है कि आपने जो सिख समुदाय के लिए किया है, पिछले 70 सालों में किसी प्रधानमंत्री या किसी ने नहीं किया। तो मोदी जी ने हमेशा सिख धर्म का सम्मान किया है, और उसी सम्मान के लिए आज जो मोदी जी ने किया है, उसको पंजाब की जनता अच्छे से समझ रही है। और आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट देकर भाजपा को विजयी भी बनाएगी। बीजेपी के साथ हमेशा एक साइलेंट वोटर रहता है। हाँ, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल और रहता वो है। चुपचाप आता है वोट कर। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे, मेरे जैसे ना जाने कितने हैं जो अपने हर रोज के पूजा करने के टाइम मोदी जी के लिए एक बार जरूर बोल देते कि उनको सुरक्षित रखो। तो वो जो एक तार जुड़ी हुई है ना, वो दिल से जुड़ी है। ये नहीं समझ पा रहे हैं, ना मीडिया समझ पा रही है, ना ऑपोजिशन समझ पा रही है। मोदी जी हमारे लिए मतलब आप क्या है वो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर उन्होंने एक अच्छा जिंदगी, अच्छा डेवलप्ड इंडिया दिया है कोरोना काल में जो जैसा हुआ है उसके लिए। मगर एक बात मुझे आपसे पूछना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनका जो ये लोग प्रचार कर रहे कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया था, उन्होंने काम ठीक से नहीं किया था, क्या उसका कुछ असर उनके ऊपर पड़ने वाला है? देखिए, ऐसा है कि पंजाब, आज की स्थिति पंजाब की ऐसी है कि पंजाब एक बीमारू राज्य बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है। अगर पंजाब को बचाना है तो यहाँ पे भाजपा का आना अति आवश्यक हो चुका है। पंजाब से बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग जा चुके हैं। आज अडानी ने अपना यहाँ पे जो 2 स्थल बनाए थे और दोनों जगह पे काम बंद किया। कम से कम 500 परिवार उससे माफ कीजिएगा 1500 परिवार उससे इफेक्टेड हुए हैं। और वहां पे उनकी सैलरी, ऐसा नहीं था कि वो सब मजदूरी कर रहे थे, उसमें अच्छे कम से कम 1-1 लाख 1.5 लाख सैलरी लेने वाले लोग भी थे। आप एक बात बताइए कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से जाता है तो उन 1500 परिवार से कितने लोगों के घर पे 1500 परिवारों के साथ साथ कितने लोग और जुड़े होंगे। उनके बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, वो पास से राशन भी खरीद रहे हैं, वो मेडिसिन पे भी जा रहे हैं, वो डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, किसी ने घर किराए पे लिया होगा। कई तरह से लोग इफेक्ट होते हैं। हम सिर्फ इन 1500 परिवारों को मत देखें। तो क्या इससे पंजाब में बेरोजगारी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। हम इसको कैसे कर सकते हैं? हमें इसके लिए दोबारा से इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस भरना होगा। तो उसके लिए भाजपा सरकार का आना अति आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भाजपा है जो कि लोगों में एक, आज की वर्तमान में लोगों में एक कॉन्फिडेंस दे सकती है। नहीं, वो तो है। मतलब मैं पर्सनल ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा सपोर्टर हूँ करके बोल रही हूँ। मैंने खुद मैंने देखा है आंखों के सामने। ये जो बहुत सारा जो बोलते हैं वो तो मुझे भी पता है कि सिलेंडर हम लोगों को कैसे पहले मिलता था। हम गांव में अगर अभी जाते हैं तो शौचालय से लेके हर चीज जो मिल रहा है ना,
तो मतलब नहीं समझ सकेंगे ये ग्राउंड लेवल पे। और मुझे हमेशा लगता है कि आप प्रोपागेंडा करें या नहीं करें, मगर जो लाभार्थी है उन लोगों को तो समझ में आता है ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको आपको आप इस बात से आप कितने सहमत है इस बात से, जो लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी की आईटी टीम ठीक से काम नहीं कर पाती, लोगों तक सब कुछ बोल नहीं पाते, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आईटी अगर आप बोलेंगे, आईटी टीम के साथ कौन लोग जुड़ते हैं जो कि थोड़े संपन्न हैं, जो कि आईटी सोशल मीडिया को कुछ समझ पाते हैं। हमारे अधिकतर जनसंख्या आज सोशल मीडिया पर तो है, पर वो इतनी चीजें सोशल मीडिया से ले नहीं पाती है। भाजपा में एक चीज है पन्ना प्रमुख, जैसे कि मैंने आपको अपना बूथ नंबर बताया और बताया कि मैं पन्ना प्रमुख हूँ। आदरणीय अमित शाह जी भी पन्ना प्रमुख हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पन्ना प्रमुख हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पन्ना प्रमुख हैं अपने। तो पन्ना प्रमुख का क्या कार्य है? पन्ना प्रमुख का कार्य है कि अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाना। अगर एक बूथ में 15 पन्ना प्रमुख हैं या 20 पन्ना प्रमुख हैं, उनका कार्य ये है। ग्राउंड पे पहुंचाने का काम आईटी टीम का नहीं रहता है। आईटी टीम को कई अन्य प्रकार से अधिक कार्य करने पड़ते हैं, जो कि सरकार की नीतियों के अलावा उन्हें कई तरह से, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई तरफ से आपकी तरफ से गलत प्रोपेगेंडा है, कुछ गलत खबर चला दी जाती है। अभी जैसे पीछे अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी डावोस के लिए एक भाषण दे रहे थे और उसको कांग्रेस ने किस प्रकार से अपने आईटी टीम के द्वारा गलत रूप में प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने के लिए पेश किया। तो आईटी टीम को उनसे भी जीतना है। आईटी टीम के पास और बहुत सारे कार्य होते हैं करने के लिए। आज की वर्तमान परिस्थिति में कौन कार्य कर रहा है? आईटी टीम ही काम कर रही है जी, अलग अलग जगह पे, ट्विटर में, फेसबुक पे, हर जगह पे जाके प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा रहा है? आईटी टीम के माध्यम से किया जा रहा है। और इसका तो उल्लेख अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि जो भाजपा के पास आईटी टीम है वो कहीं पे भी नहीं, जो उनके पास सुविधाएं और जो सही बात पास... है। मैं खुद जानती हूँ कुछ आईटी टीम के, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको देखती हूँ ना कंटिन्यूअसली। उनका मतलब मुझे उनके ट्वीट्स पढ़ के बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाती है। तो यही चीज आपसे जानना था, क्योंकि लोग जो है ना सारी सच्चाई नहीं जान के ना बहुत कुछ बोल देते हैं। तो मैं तो आपको इतना ही बोलूंगी कि फिर से अगर टाइम मिलेगा फिर आएंगे। थैंक यू सो मच विनीश जी, जो काम आप लोग कर रहे हैं करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।